नैब की रिक्वेस्ट पर शहबाज शरीफ के को ECL में डालने के लिए, और इस TT केस में ऑलरेडी उनके ख़ानदान के 5 लोग मफरूर हैं और जो 14 के 14 इसमें मुल्ज़म हैं वो सब ECL में हैं। और आर्टिकल 25 भी ये कहता है कि जब बाकी मुल्ज़म जो हैं वो ECL पे हों तो किसी एक मुल्ज़म से खुसूसी सलूक नहीं हो सकता। नैब की इस रिक्वेस्ट को शहबाज शरीफ को ECL में डालने के लिए दुरुस्त तसव्वुर किया है और शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डालने की कैबिनेट को सिफारिश कर दी है। ये खुद गारंटर है, ये जो भागे जा रहे हैं एक दिन में सारे काम मुकम्मल कर रहे हैं, ये खुद नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं। 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ हमें रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते हैं और वो खुद आके भी पेश होना चाहें तो हमारे इस फैसले के खिलाफ, जिसको कि कैबिनेट कल या आज शाम किसी वक्त उसकी इजाज़त दे सकती है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और बात करें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की। अब जो बज़ाहिर लग रहा है कि उनकी मुश्किलात कम होने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, ताहम FIA ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया था और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने का भी ऐलान कर दिया। जबकि नैब ने शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। नैब की दरख्वास्त पर आज वफाकी काबीना की खुसूसी कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। ये मामला अब वफाकी काबीना में जाएगा, जहां सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वफाकी काबीना शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने या ना डालने की हतमी मंजूरी देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को ECL से उनका नाम निकलवाने का जो तरीका है वो बताया और कहा है कि काबीना की मंजूरी के बाद ECL से नाम निकालने के लिए शहबाज शरीफ 15 दिन में नज़रसानी की दरख्वास्त वजारत दाखिला को दे सकते हैं और फिर वजारत दाखिला 90 दिन के अंदर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला करेगी। इसी मुनासबत से हमारा पहला और बड़ा सवाल है, अयाज खान साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम पर्टिकुलरली नून लीग की बात करते हैं तो आपके ख्याल में नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? ज़ाहिर है अब अदालती रास्ता इख्तियार करेगी, जैसा कि वो ऐलान कर चुके हैं, उसके बाद वो शोर करती रहेगी। इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है नून लीग। बाकी जो ये सारा कुछ हुआ, खुसूसी कमेटी का इजलास, सच्ची बात है ये सब फॉर्मेलिटी थी। आप बात हो रही है कैबिनेट की, वो भी फॉर्मेलिटी है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आज ही रात ये हो जाएगा, सर्कुलर समरी के ज़रिए इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। उसकी रीज़न बुनियादी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली ये मैसेज दे दिया था कि शहबाज शरीफ साहब नहीं जा सकते बाहर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन बनी थी उस वक्त। प्लेटलेट्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई थी उस पर वो मिसाल भी दिया करते हैं शीरी मज़ारी साहबा की कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, इतने वो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और उसके बाद हमने उनको जाने दिया। तो अब वो ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहते क्योंकि वो फिर सारा बयानिया उनका बर्बाद हो जाता है। अब रह तो कोई भी नहीं गया ना अंदर, इसलिए अगर शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पल्ले तो कुछ नहीं रहता। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी अरब जाने से पहले भी ये कहा और वापस आ गया। आपने फिर देखा कि पहला इजलास इसी पे हुआ और उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने देना। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था तो उसके बाद ये कमेटी हो या कैबिनेट हो, आपको पता है हमारा सिस्टम तो ऐसे ही है, ये बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। असल वो हरफ आखिर हो जाता है जब प्राइम मिनिस्टर को बात कह देता है कि जी ये नहीं होना तो वो फिर नहीं होना। तो इसलिए पहले ये भी एक आइडिया था, गवर्नमेंट कंसिडर कर रही थी कि शायद FIA के थ्रू ये दरख्वास्त की जाए कि नाम डाल दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है फिर वो कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया होगा कि नैब से ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि FIA की तरफ से आया तो वो फिर शायद अदालत से उसको उड़ा दिया जाए। लेकिन स्टिल बहुत कुछ ज़ाहिर है अभी फैसला होना बाकी है कि अदालत किस तरह से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है PMLN, उसको किस तरह से टेकअप करती है और उस पर क्या फ़ैसला देती है। वो उससे हट के अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल
सिक्योर कर लिए कि शहबाज शरीफ साहब नहीं जा रहे। सही है जी। आमिर अली यासराना साहब, आपके ख्याल में अब नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? देखें, 2-3 चीजें हैं। पीएनआई लिस्ट पे मौजूद थे शहबाज शरीफ, इन्होंने ब्लैक लिस्ट की दरखास्त दी जो उससे अदालत ने वन टाइम इजाजत दे दी थी। अब ईसीएल पे डाला है नैब का केस जिसमें वो जमानत पे हैं और अपनी तरफ से बहुत तेजी दिखाई है गवर्नमेंट ने कि उसको अब शहबाज शरीफ को ईसीएल पे डालने की आज रात ही ज़ाहिर एहतमाम पूरा हो जाएगा। ये सब कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए समरियां, सब कमेटियां और फिर सर्कुलेशन समरी और उसके बाद ईसीएल पे, चूंकि जिस लिस्ट पे रोका गया था वहां से कौन से निकल गए हैं तो जा तो वो नहीं सकते इस वक्त तक जो पोजीशन है। तो इन्हें अदालत में भी जाएगी पीएमएलएन, तो ईसीएल अलग है, उसके लिए दोबारा कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में जाने से पहले जाहिर है जो शेख रशीद ने बात की है, कानून यही है कि आपको गवर्नमेंट की कमेटी को एक एप्लीकेशन देनी होगी, जैसे शायद खान अब्बासी दे के और फिर अमेरिका चले गए थे और वापस आ गए थे। अच्छा, दूसरी बात, अब आप इस सारे सिस्टम को समझें और सारी दुनिया जानती है कि जैसे पकड़े गए थे वैसे ही जमानतें हो गई, फिर बेंच बना। मैंने कल भी बताया था कि ये जो बेंच, सिंगल बेंच जिसने नाम कहा था कि निकाल दें और इनको बाहर जाने दें, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने मॉडल टाउन का शहबाज शरीफ के खिलाफ ही तहकीकाती कमीशन में फैसला दिया था। अब आप सोचें कि क्या ये सारा काम उस वक्त भी इमरान खान कर रहे थे और अब भी इमरान खान कर रहे हैं, अभी भी इमरान खान रोक पाएंगे? हाँ, गुस्सा जरूर है, उन्होंने लताड़ा बहुत है और वो नैब के डीजी लाहौर ने तो कह दिया जी मेरा तो खत पहले का गया वो था ईसीएल में। चेयरमैन नैब ने अगर एक्शन नहीं लिया तो मुझे नहीं पता। तो अब जब आके सऊदी अरब से घुमा है डंडा प्रॉपरली कि जी कैसे रुका है काम ये, तो वो पता लगा है कि बड़ी नेग्लिजेंस है ये, तो सबने इसको ठंडा रखा है, माठा रखा है और फिर फटाफट अब ये छुट्टी वाले दिन कोई स्काइप पे आ रहा है, कोई वीडियो पे आ रहा है, कोई ऑनलाइन आ रहा है और कमेटी की मीटिंग भी हो गई। अब ये साइन भी ऑनलाइन ही हो जाएंगे, शायद डिजिटल साइन होंगे क्योंकि फिर सर्कुलेशन समरी बननी है और ये सारा काम होगा। उसको किसने पूछना है? हाँ, जब अदालत पूछेगी तो वो बताएंगे जरूर कि भाई अच्छा आपने हमारे ऑर्डर के बाद इतनी फुर्तियां दिखाई हैं। मेरा ख्याल है हाई कोर्ट में फिर इनको गवर्नमेंट को बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे कि भाई इतने दिन से अगर वो यहाँ था, जैसे इन्होंने एहसन इकबाल का सोचा, भाई उसका पासपोर्ट तो नैब ने खुद कह के कोर्ट में जमानत के वक्त नैब की तहवील में चला गया अदालत के ऑर्डर पे, तो वो कोई उड़ जाते एहसन इकबाल। लेकिन इन्होंने अब ये सोचा कि पिछले हफ्ते जब शहबाज शरीफ वाला किस्सा कहानी सामने आया तो फटाफट एहसन इकबाल का नाम भी इसी फॉर्मली ये ले आए। ये ऐसी आसान गेम नहीं है दुआ जो ये कही जा रही है कि ये कोर्ट और कचहरी का चक्कर है। ये चक्कर वही है जिन चक्करों में ये अंदर गए थे, उसी चक्कर में बाहर आए हैं। मैसेज जाना है और वो हर सूरत में जाएगा। जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि नवाज शरीफ की जमानत हुई थी तो मैंने कहा यहाँ से एक जहाज उड़ेगा और परिंदा जाएगा, और वो उसी तरह हुआ था। ये भी अब नहीं रुकेगा जी, किसी सेटलमेंट में है ना काम। ये सारी कहानियां समरियां रास्ते में रह जाएंगी। जी फैसल हुसैन साहब, जब शहबाज शरीफ साहब को जाना होगा वो चले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह चले जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चले गए थे। और उनकी जिन लोगों की नवाज शरीफ के वक्त जाते वक्त आंखों में आंसू आए थे, उनकी आंखों में दोबारा आंसू आ जाएंगे। जहाँ तक प्रयास साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के बयानिया मुतासिर हो सकता है, इस हुकूमत का बयानिया कौन सा बयानिया है जो मुतासिर होगा? अब इस हुकूमत में बयानिया नाम की तो कोई चीज़ जो है वो बची नहीं है। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त इस कौम की जो है वो आप देखें कि तरजीहात क्या है, इस हुकूमत की जो है इस वक्त तरजीहात क्या है। शहबाज शरीफ इस हुकूमत की जो है वो सबसे बड़ी जो है इस वक्त तरजीह है। इस वक्त तो आपकी सबसे बड़ी तरजीह होना चाहिए था वैक्सीन, इस वक्त सबसे बड़ा कौम का इशू होना चाहिए था, इस हुकूमत का इशू होना चाहिए था कोविड। क्योंकि घर में जो है हमारा हाथी घुसा हुआ है और हम जो है ना वो लाल बेग के और मच्छरों के चक्करों में जो है वो लगे हुए। अच्छा, हुकूमत का नहीं, मीडिया का ही देख लें, अब आप भी देख लें। आपका ही पहला सवाल जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे? ओ भाई जाएंगे नहीं जाएंगे, इससे हमें और आपको क्या फ़ायदा होगा? 22 करोड़ लोगों को उनके ना जाने से इस कौम को कौन सा नुकसान हो रहा है या कौन सा फ़ायदा हो रहा है? या वो चले जाएंगे तो उसमें कौम की कौन सी उसमें बेहतरी की राह निकल आएगी? कि कौम का कर्जा उतर जाएगा सारा पाकिस्तान का शहबाज शरीफ के जाने से? जितना बड़ा इशू बनाया हुआ शहबाज शरीफ साहब का, आपने भी पहला सवाल वो रखा। पूरी हुकूमत सुबह से शाम तक मजबूरी है, इसी पे बात कर रही है शहबाज। हमारी मजबूरी है पॉलिटिकली, जो खबर बड़ी होगी जो खबर बड़ी होगी जो खबर हमारे ब्यूरो चीफ इंपॉर्टेंट समझेंगे हम उसको सवाल में रखेंगे। नहीं, खबर भी बड़ी नहीं है ना। आप बल्दियाती रखे ना, तो फैसल का काम चल जाता। बल्दियाती रखे आप, कौम का नहीं, बल्दियात का। के बराए में भी देखे ना तो कोविड फिर छिछोरापन शुरू कर दिया आमिर भाई आपने।
आप जो कि शहबाज यार आप खूबसूरत लग रहे हैं, आपको क्या बताएं नेशनल इश्यूज क्या होते हैं। शहबाज कमीज में आप खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन चटोरापन, मस्खरापन वो सही है फैसला। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन चले आज वक्त थोड़ा मेरे पास कम है, तो इसलिए क्विकली हम आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी मैं आमिर साहब का जवाब दे देते आपकी इजाजत होती तो। जी नहीं आप यार बल्दियात से बाहर आओ यार। फैसल भाई कह दे आपको कुछ कहना है। जी क्या कहना चाह रहे हैं फैसल साहब? नहीं आमिर भाई आप बोल, अगले में करते हैं, कोई मसला नहीं। जी डॉक्टर साहब मैं असल में कहना चाहता हूँ कि ये ड्रामे पहले भी होते रहे और आप फिर देख लीजिए ड्रामे, ये बहुत अच्छे ड्रामे थोड़े कुछ अर्से तक चलेंगे ड्रामे, और उसके बाद होना यही है कि एक तैयारा रुकेगा, उसमें बता दिया जाएगा कि PIA का तैयारा है, फला परवाज है, इसमें शहबाज शरीफ साहब हाथ हिलाते हुए, वो लंबा हाथ, उनका हाथ पता है ना पूरा खुल जाता है, उनका सारी उंगलियां खुल जाती है और एकदम पूरा खुल के हाथ हिलाते हुए वो चले जाएंगे लंदन। ये सारी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। ये इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से भी कि अपनी तवानाइयाँ यहाँ सर्व करने के बजाय, बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त कोविड से, बहुत बुरी सूरत हाल है, पूरा बंद कर दिया है पाकिस्तान, बंद है। यहाँ इस वक्त कराची में भी सूरत हाल ऐसी है। हमारी सारी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए अवाम की फलाह बहबूद पर। अगर हम इनको अगर हम इनको मैं से मुराद ये कि हमारे लोग इनको चोर समझते हैं, डाकू समझते हैं, तो बेहतर है कि चोरों और डाकुओं का मुल्क से बाहर चले जाना, उसको रोकने की कोशिश न करें। ये पहली हुकूमत होगी जो चोरों और डाकुओं को रोक रही होगी। जाने दें उनको, निकाल दें, जाना चाहते हैं चले जाना चाहते हैं जाने दें, अपना काम करें। इस वक्त हमें काम की जरूरत है, कोविड पर काम करने की जरूरत है, टीमें बनाने की जरूरत है, तो लोगों में जाकर इस वक्त देखिए जब घर बंद होंगे ना तो राशन वगैरह का सबकी प्रॉब्लम खड़ी होगी, दोबारा खड़ी होगी, लोगों का रोजगार का मसला होगा। तो इस वक्त कोविड पर तवज्जो दें, शहबाज शरीफ साहब को कोविड समझकर जाने दें। सही जी इलियास साहब। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून की जानब से पूरी कोशिश की जाएगी शहबाज शरीफ साहब की जानब से कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, और क्योंकि उन्होंने अपना चेकअप करवाने के लिए जाना, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त की थी, उनको 1 टाइम मिल गई, उनके ब्लैक लिस्ट में से नाम हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इमिग्रेशन की जानब से रोक लिया गया। उस रात एयरपोर्ट पर भी बड़ी बहस हुई और उन्होंने तमाम अपने ऑर्डर वगैरह भी दिखाए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो कोशिश की है कि ज़मानत हो गई 22 अप्रैल को, या पहले से हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि हमने पहले एप्लीकेशन दे दी थी कि इनका नाम ECL में दे दिया जाए, लेकिन अब हंगामी तौर पर किया जा रहा है जो किया जा रहा है। अब जब अदालत में जब जाएंगे तो इनको काफ़ी जवाब देने पड़ेंगे, उधर बताना पड़ेगा कि जी उन्होंने क्या किस लिए किया, क्या किया। तो ये जब अदालत खुलेगी तो उसमें पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अभी जो सूरत हाल है, ECL में नाम डल गया, उसके लिए अलहदा इनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तो एक ये थोड़ा डिले हो गया, लेकिन इसमें अगर वो देखें क्यों पहले भी जाके वो वापस आ गए थे, तो अब वो भी यकीन दहानी कराएंगे। हाँ, गवर्नमेंट के लिए ये है कि गवर्नमेंट को तनकीद बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ी थी नवाज शरीफ साहब के जाने पर, और आज तक बर्दाश्त करनी पड़ी है, और वो गवर्नमेंट में होते भी कह रहे हैं कि उन्होंने भेज दिया था, और वो अब जाके उधर से वापस अभी तक उनका इलाज नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट पर हर दिन उस पर तनकीद होती है। तो अगर गवर्नमेंट के मुताबिक अगर ये भी चले जाते तो फिर इन पर मजीद तनकीद होगी। ये कैसा एहतसाब है जिसमें एक बंदा चले जाता है, जबकि आम आदमी के लिए नहीं है ये इस तरह। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हमारा सवाल होगा फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी। हम सवाल रखेंगे कि मुस्लिम उम्मा कहाँ है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। की तादाद 1000 से बढ़ गई है, अस्पताल शोहदा और जख्मियों से भर गए हैं, सैकड़ों इमारतें और घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीमों की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है, जिससे तल अवीव की तेल की मेन पाइपलाइन तबाह हो गई है। इसराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और तल अवीव एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ने दिल दहला दिए हैं, लेकिन खून में लथपथ बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों और नौजवानों के जिस्म आलमी बरादरी के ज़मीर को नहीं झंझोड़ सके हैं। इसराइली दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की शर्मनाक बल्कि मुजरिमाना खामोशी ने कई सवालात उठा दिए हैं। इसी मुनासबत से हमारा भी सवाल है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी है, मुस्लिम उम्मा की खामोशी को आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ के फ़लस्तीनी लोग जो इस वक्त इस बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, उनका तो यही सवाल है कि मुस्लिम उम्मा है कहाँ? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं कोई बात कहूँगा तो फिर उसको तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि मैं तारीख का एक तालिब इल्म हूँ और मैं बहुत सी चीज़ें अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ पर नमाज अदा की गई वो डूम ऑफ रॉक था, वो कुब्बतुस्सखरा था। कुब्बतुस्सखरा को कहा जाता है सितारे वाली गुंबद, और ये एक खूबसूरत इमारत में शुमार होती है
इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों का ताल्लुक है मस्जिद अक्सा से। मस्जिद अक्सा थोड़ा आगे जाकर है, इस हरम से आगे निकलकर आप कम से कम 3 फरलांग यानी बल्कि 3 किलोमीटर तक अगर आप चलेंगे आपको मस्जिद अक्सा पीछे नजर आएगी। इन्होंने क्या किया है कि 25 शब को जो नमाज अदा की गई है वो हजरत याकूब का यौम पैदाइश है। हजरत याकूब उस दिन तशरीफ लाए थे दुनिया में और इसराइली उस यौम पैदाइश को मनाना चाहते थे और मुसलमानों ने मस्जिद यानी कुब्बत सखरा के पास नमाज अदा की है। पहले बुनियादी चीज समझने हम लोग जज्बाती बहुत हो जाते हैं, हम समझ उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वहाँ नमाज अदा की, वहाँ पर पटाखे फाड़े गए। तो आपको पता है कोविड के दौरान इस तरह नमाज अदा भी नहीं की जा सकती, इस तरह की जा रही थी। अब बहुत करीब लोग खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। उनको इससे भी फिक्र हो रही थी कि हमारे जो लोग आ रहे हैं जो हजरत याकूब को खराज अकीदत पेश करने के लिए, कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र अथर है और उधर ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अथर भी है। तो अब ये कि वो ये करने के लिए जब आ रहे थे तो वहाँ पर जब उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा तो चंद सेहूनी फिक्र के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर बमबारी शुरू कर दी। बमबारी से मुराद पटाखे फाड़ने शुरू कर दी। उनको देखकर इसराइली फौजियों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब मस्जिद अक्सा आगे थी, मस्जिद अक्सा आगे की तरफ थी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे, जहाँ मेरे आका नामदार ने जाकर नमाज पढ़ी थी, ये वहाँ क्यों नहीं गए? ये वहाँ जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अब ये एक छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू किया है, इसलिए मैं इस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं इस पर जरा इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जी फैसल हुसैन साहब। आमिर भाई ने जो रुख बताया है तो बड़ा नया रुख है और बहुत से लोगों को इस बात का आगाही भी शायद ना हो, लेकिन बहरहाल सवाल तो अहम उठाएं। लेकिन जहाँ तक आपका मुस्लिम उम्मा का मामला है तो मुस्लिम उम्मा इस मामले में तो इसके बाद हम इस बात पे हम जो एतराज़ करते हैं ना कश्मीर के मामले में मुस्लिम उम्मा कहाँ है, अरब ममालिक साथ नहीं दे रहे, तो वो हमें एतराज़ भी अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो अरब ममालिक तो जो है वो फ़लस्तीन के साथ भी उनका वही रवैया है जो पाकिस्तान के साथ है। तो हमारा ये एतराज़ तो अब जो है इस सारे सूरत हाल के बाद जो है वो बेमान्य हो जाता है। एक बार फिर साबित हो रहा है कि दुनिया जो है ये अब ये सिर्फ और सिर्फ माशी मफादात की दुनिया है। अब इस दुनिया को जो है मजहबी बुनियादों पर जो है वो एक नहीं कर सकते हैं, मजहबी बुनियादों में नहीं कह सकते कि फला मुल्क जो है हमारा जो भाई है, जिसके माशी मफादात को जिसके साथ जुड़े हुए वो उसी के साथ जो है खड़ा होगा। जी आमिर इलियास राना साहब। देखिए जी, हकायक कुछ भी हैं, ज़मीनी हकायक ये हैं कि वहाँ फायरिंग भी हुई और फिर गजा पे बमबारी भी हुई और जिस किस्म के मजालिम आ रहे हैं वो वही हैं जो मकबूजा कश्मीर में साल से, फ़लस्तीन में साल से चल रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 के बाद से यही मकबूजा कश्मीर मुसलसल इसी कैफियत में है। चंद महीने इंटरनेशनल मीडिया ने आज खुद बुनियादों पे उस पर इंसानी हकूक़ की खबरें दी, जिस पे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब अजीब व गरीब अंदाज में क्रेडिट ले रहे थे कि ये हमने करवा दिया। तो भाई अब कहाँ गई खबर आपकी? ये एक सिस्टम है, एक स्टाइल है, मगरिबी मीडिया अपनी इस तरह की खबर देता है, वो ना इसको मुसलमानों के साथ जोड़ता है और इसराइल के ऊपर तो उनकी जुबान वैसे ही नहीं खुलती। यहूदियों की खबर कोई आती है वो बस एक शुगल मेला पटाखा लगा के और फारिग कर देते हैं। असल बात वही है कि जब हम खुद मुसलमान ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात जोड़ रहे हैं, इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात में कारोबार में अब हम भागे दौड़े जा रहे हैं। ये मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। उसके पहले ताल्लुकात थे, यूएई ने अब कर लिए। हमारे वीज़े इसीलिए बंद हुए पाकिस्तानियों के, कहीं इसराइली शहरी यूएई में आए और हमारे लोग जज्बाती ना हो जाए वहाँ पे, और हमारे दिसंबर से वीज़े बंद हो गए। हम किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहते, ना हम अपने लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि भाई इनको हकायक बता दें कि हमने कुछ तय किया है नहीं किया है। दुनिया कर रही है तय, सारे मुल्कों का अपना राइट है। जैसे शाह महमूद कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे थे कि जी उनके सऊदी अरब के तो ताल्लुकात हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपने इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे जज्बाती गेम मौलवी हजरात भी फैलाते हैं, सियासी जमातें भी फैलाते हैं, हुकूमत भी कर लेती है, बयान दे रहे हैं, भाई आप सच्ची बातें सामने रखो, खुल के आओ कि जी हमारी पॉलिसी ये है। शाह महमूद कहता है जी 35 का फर्क पड़ेगा, 370 उनका मसला है। वजीर आजम कहते हैं उसके अलावा मसला ही कोई नहीं है कश्मीर का। हमें इन दोनों को इकट्ठा देखना चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि जब अरब फलस्तीन को छोड़ के इस हालत में चले गए हैं तो आप ये समझें कि इसराइल की मेहरबानी है कि वो इस किस्से को इस तरह चला रहा है। हमारे तो सिर्फ गपशप है, बयान है और अपनी ऑडियंस के लिए है, वहाँ मकामी सतह पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ओआईसी को एक ही दफा में दोनों चीजों को निपटा लेना चाहिए ताकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता बने, बजाय जज्बाती तौर पर लोगों को खराब किया जाए। सही जी। अयाज खान साहब।
मुस्लिम उम्मा के हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, वो क्या वो मिसरा है कि सराहने मीर के आहिस्ता बोलो अभी तो रोते रोते सो गया है, तो मुस्लिम उम्मा तो बस रोते रोते सो गई भी है। वैसे ये शिकवा भी हम अब बेकार ही करते हैं, कोई मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर रह नहीं गया हुआ, क्योंकि सब अलहदा ममालिक हैं, उनके अपने अपने मफादात हैं। ये जो कुछ हुआ अभी मुझे लग रहा है ये कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ है, खुदा न खास्ता इसके बाद जो होने जा रहा है वो बहुत खौफनाक है, क्योंकि वहाँ से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है इसराइल से। रात में एक ज्यू एक्सपर्ट को सुन रहा था, उसने कहा था कि एक हफ्ता पहले नेतन्याहू की तो बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हुई हुई थी, बिल्कुल वो रेटिंग में फारिग हुआ था इसराइली प्राइम मिनिस्टर, और आज उसकी रेटिंग वो छत पे जा लगी है, तो उसको तो बहुत फ़ायदा हो गया। और अभी रिएक्शन जो उन्होंने और इधर से अटैक करने हैं इसराइल से, अल्लाह ताला रहम करे, वो बहुत खौफनाक होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान का अंदेशा मुझे नज़र आ रहा है। जी इलियास साहब, देखें जी, ये जो भी हैं इसमें कि फ़लस्तीनी जो रहते हैं उन पर जिस तरह मुजालिम किए जा रहे हैं, ये हद से बढ़ गए हैं और इस पर जितनी मजम्मत की जाएगी। लेकिन हैरानगी की बात है कश्मीर के बारे में भी कि उम्मत मुसलमान खामोश रही थी, OIC का कोई ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। अब यहाँ हम कश्मीर को भूल के इसको देख रहे हैं सारे लोग, जो कि इसके कि क्या बनेगा फ़लस्तीनियों का। अब जो आइंदा आने वाले दिन हैं उनके लिए मज़ीद और सख्त होते जा रहे हैं, जिस तरह उन पर शेलिंग की जा रही, फायरिंग की जा रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं, नहते उन पर, वो क्या करें, किस तरह करें। अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला उन पर कोई करम करे, वरना वो बाकी उम्मत मुसलमान तो आप देख लें खामोश हैं, सबके माशी मुफादात हैं और अपने माशी मुफादात के लिए वो खामोश हैं, ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है उनकी और वो इसको देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ कोई बोल ही नहीं रहा कि ना कोई किसी तरह कोई इकदाम करे, कोई देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि कोई फ़लस्तीनी के कोई आता है उनकी मदद के लिए, कोई रोके, कोई किसी तरह करे, कोई किसी ने बस मजम्मत ही करके बस खामोश होकर बैठ जाते हैं। अब देखें कि क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में, अगर ये मज़ीद मुजालिम और बढ़ गए तो फिर यही देखते हैं कि लोग अवामी लोग ही मुसलमान तड़प रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी तो खामोशी है। जो हुक्मरान है अरब ममालिक है उन्होंने तो खामोशी इख्तियार कर ली इस बारे में। बहरहाल जी, इनकी खामोशी को शर्मनाक भी कहना चाहिए और ख़ास तौर पर बड़े सवाल भी उठते हैं कि ये खामोश क्यों है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, कोरोना के बाद हर्ड इम्यूनिटी के हुसूल तक लॉकडाउन कितना ज़रूरी है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। हमारा जो तीसरी भी जो वेव है, हमारे अब केसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, हमारे अब स्टडी हो गए हैं। मैं कल अस्पताल में भी गया, मैंने खुद पिम्स में जाके डॉक्टर से भी बातचीत की, तो उन्होंने भी मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो जो तेज़ी से केसेस ऊपर बढ़ रहे थे वो अब नीचे नहीं आ रहे, लेकिन तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहे। इसलिए 50% दुनिया अब ये इस तजर्बे से निकल चुकी है कि 50% ये कोरोना कम फैलती है अगर आपने मास्क पहने हुए। और फिर सबको ईद मुबारक, लेकिन अपनी ईद आपने मुख्तलिफ ईद गुजारनी है। ये इस बार ये पहन के ईद गुजारें, ताकि मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन अपने मुल्क को, कौम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी और इसके मस्बत असरात सामने आना शुरू हुए हैं। कोरोना के नए मरीजों की तादाद में नुमाया कमी देखने में आई है। 11 मई से पहले तक यौमिया मस्बत केसेस की तादाद तकरीबन 5000 से ज़्यादा थी, जो कम होकर गुज़श्ता 24 घंटों में 2800 तक आ गई है। लॉकडाउन के बावजूद कई शहरों में माज़रत के साथ अवाम ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है और वहाँ कोरोना SOPs पर गैर जिम्मेदारी देखने में आ रही है। गवर्नमेंट ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ कर दिया है। ईद के बाद 16 मई से 30 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी चूँकि इसमें आपकी साइंस बहुत काम करती है। अब कोरोना के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद इसके मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। हर्ड इम्यूनिटी के हुसूल तक आपके ख्याल में लॉकडाउन कितना ज़रूरी है? अल्लाह ताला को आप हाजिर नाजिर जान के बताइएगा। ये जिसको ये लॉकडाउन कह रहे हैं वो लॉकडाउन था, जो जितना बेपनाह रश था, अगर उस रश के बाद कोरोना के पेशेंट में कमी आ गई है तो ये इस बात का सबूत है कि रश जो है वो कोरोना को नहीं बढ़ा रहा। जो बेइंतहा रश था, ये फुटपाथों पे भी जो है ना चलने की जगह नहीं थी, सड़कों पे चलने की जगह नहीं थी, पूरा हर शहर में हर आदमी ऐसा लगता था सड़कों के ऊपर है। उसके बाद अगर कमी आ गई है तो फिर इस बात को तस्लीम कर लें,
ये डेटा कह रहा है, जो रश था उसके बाद की सूरत हाल। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि रश कोरोना नहीं फैला रहा। आज ये मान ले और खुदा के वास्ते और माफी मांगे इस कौम के साथ, जो लोगों का आपने कारोबार तबाह किया है। लोग पूरे साल रमजान के सीजन का इंतजार करते हैं, आप उनका सीजन खा गए, इसका कौन जवाब देगा? मजाक नहीं है। इन 10 दिन की आमदनी लोगों की एक तरफ होती है, साल की एक तरफ होती है। मखसूस दुकानों को जो है पैसे देके यहाँ खुलवाया गया है जगह जगह पे। अभी इस वक्त भी आप आ जाएं कराची में, बेकरी की दुकान पे, गोश्त की दुकान पे, चाहे मुर्गी का गोश्त हो या बकरे की दुकान पे हो, इतना रश है कि उस रश को अल्फाजों में बयान नहीं। ये माबरा अकल है कि बेकरी पे क्यों रश लगा हुआ है। मतलब बेकरियों में घुसने की जगह नहीं, इतनी पब्लिक है, बेमकसद पब्लिक है। अब अगर कोरोना इस रश से नहीं फैल रहा तो फिर तो आप इसको तस्लीम कर लेना कि आपने कौम के साथ ज्यादती की है। आपका फैसला गैर साइंसी फैसला था। हम आपको समझा रहे थे कि ये ना करें, आप साइंस की बुनियाद पे और डेटा की बुनियाद पे फैसला करें, लेकिन आपने नहीं किया। नहीं, इस साइंसी नुक्ते से मैं भी इत्तेफाक के बाद जो है जी, और अपनी गलती को तस्लीम कर ले और खुदा के वास्ते ईद के बाद जो है इस लॉकडाउन को खत्म कर दें। एहतियात में और खौफ में इस फर्क को जान के जीना बहुत जरूरी है कि एहतियात क्या चीज होती है और खौफ क्या चीज होती है। हमने एहतियात और खौफ का फर्क खत्म कर दिया। जी आमिर साहब, ये हमारे प्रोग्राम के पोपल्स भी हैं और एक वो लाहौर से आप जनाब सरकार ना इलेक्शन लड़ने आते होते हैं। ये सारी दुनिया से डिफरेंट अपनी ऑप्शन की सिक्योरिटी रखते हैं और इनकी अपनी डिग्री है जो किसी पैमाने पे नहीं आती। इनको वजीर आजम के साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम जो देख के आए हैं ये डाटा आजकल जो आ रहा है, टेस्टिंग कमजोर हुई है, छुट्टियां हुई हैं, लोग सफर पे निकले। अभी खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कि वजीर आजम की सारी बातें सच हो जाए, मुझे इसमें कोई नहीं है कि इस मुल्क को कोरोना से निजात मिल जाए, दुनिया को निजात मिल जाए। लेकिन ये जो बसों में ट्रैवलिंग अब हुई है ना, इसके असरात अभी आने हैं। बहुत अच्छा कदम ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने अब 30 से 40 साल वालों की, असद उमर का सुबह ट्वीट आया, बड़ा अच्छा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यंगस्टर्स की इसमें आएगी जो रजिस्टर्ड होंगे और फिर वैक्सीन लगेगी। गवर्नमेंट को अब वैक्सीन लगवाने की तरफ भी लोगों की तवज्जो करानी होगी। अभी तो दाव लग रहा है कि ठीक है हम खोली जा रहे हैं, कुछ कराई जा रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की रगबत नहीं है, अभी लोगों में खौफ है। उसको भी हमें सबको मिलकर हुकूमत और मीडिया को दूर करना चाहिए कि वैक्सीन ही इसका वाहिद इलाज है। ये जो कहानियां घड़ रहे हैं ना हमारे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड याफ्ता PhD, इससे कोई किस्सा नहीं है। दुनिया भर में ये क्लियर बात है कि मजमा जहां होगा, मास्क क्यों लगवा रहे हैं, फासला क्यों रखवा रहे हैं, इसीलिए रखवा रहे हैं। अगर लोग नहीं कर रहे तो उनको इनकरेज ना करें, बल्कि उनको डिस्करेज करें कि फासला रखें और आपस में एहतियात करें, मुआनका ना करें। मैं दोबारा यही बात करूंगा, मुसाफा ना करें। ठीक है जी, अयाज खान साहब। ये देखिए, हमने जब ये लाहौर में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हमें यही नज़र आ रहा था कि यहाँ गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेलों की इजाज़त दी भी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसके बाद फिर बड़े खौफनाक फिगर्स हमारे सामने आए। लेकिन फैसल का इस्तदलाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर उससे इस्तदलाल को मान लिया जाए तो फिर तो ये हजूम की इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि हजूम को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि अगर हजूम से नहीं फैलता बल्कि कम हो जाता है उस हिसाब से जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो फिर हमें हजूम को फ़रोग़ देना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं है, लोगों को एहतियात ही एक वाहिद इसका तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। बहुत से लोग हम में से अगर बचे हुए हैं तो शायद इसी थोड़ी बहुत एहतियात से ही बचे हुए हैं, वरना बहुत मैंने देखा है कई लोगों को ज़रा सी एहतियात उन्होंने छोड़ी और उसके बाद वो कोरोना में मुब्तला भी हुए। क्योंकि या तो ना आपने सिर्फ सुना हो कहीं कि जी हाँ कहीं को बीमारी हुआ करती है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, कोलीग्स जब इसमें मुब्तला हो रहे होते हैं तो फिर आपको समझ आ रही होती है कि नहीं, ये कोई चीज़ वाकई मौजूद है और एहतियात से ही इसको ठीक किया जा सकता है। और वेरी गुड, गवर्नमेंट ने अब देर से सही लेकिन वैक्सीन की तरफ अब जा रही है, और जितनी ज़्यादा वैक्सीन लग जाएगी, आप देख लें अमेरिका के कितने बुरे हालात थे। वैक्सीन, चूँकि उनके पास वैक्सीन थी, नोट थे, जल्दी लगवा ली अपनी कौम को उन्होंने वैक्सीन, और आज वो बहुत हद तक नॉर्मल हो गए हैं। यूरोप के बेशुमार मुल्क नॉर्मल होने जा रहे हैं, और जिस तरह जैसे जैसे ज़्यादा वैक्सीन लगेगी इंशाल्लाह यहाँ भी हालात नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल एहतियात और उसके बाद वैक्सीन, ये दो ही चीज़ें हैं जो बचा सकती हैं। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी बहुत शुक्रिया। असल में देखिए, मैं फैसल साहब के इस इस्तदलाल से तो मुत्तफिक हूँ, तो ये कह रहे हैं कि एहतियात और खौफ में हमें तमीज़ रखनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा जुमला इनका, ये लिख लें, कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा इनके। बहुत उम्दा जुमला इन्हें लिखा है, रवि में निकल गया लेकिन बड़ा तारीखी जुमला है कि एहतियात और खौफ में हमें फ़र्क रखना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आमिर इलियास राना साहब के नुकात भी अपनी जगह पर इंतहाई काबिल गौर है, और एयाज भाई ने जो फरमाया है वो तो खैर हमारे उस्ताद मोहतरम है,
तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कि बुनियादी बात ये कि हम जब तक लॉकडाउन को नहीं समझेंगे सही तरह से, इसके असरात को नहीं समझेंगे, हम इसको बेहतर नहीं कर सकते। तो आई थिंक लॉकडाउन अच्छा हो रहा है, अच्छा चीजें हो रही है, वैक्सीन करनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए। मैं भी कल लगवा के आया हूँ, वैक्सीनेशन हालांकि मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ लेकिन निकल के गया, वैक्सीन अपना करवा के आए, तो वैक्सीनेशन भी करें, मास्क भी पहने और एहतियात भी करें। सही जी रियाज सर। जी, ये बड़ा ज़रूरी है कि लॉकडाउन होने के लिए, क्योंकि 2 तजर्बात जो 2 लहरें आई हैं उस पर हमने यही सीखा है कि लॉकडाउन किया तो उसमें रेशो कम हुई। अगरचे अब ये जो कहा जा रहा है कि रेशो जो कम हुई है इसमें ये पंजाब में ये कम देखने में आ रही है, इसकी वजह ये है कि टेस्ट कम होना शुरू हो गए और लोग शहरों से मुंतकिल लोग अपने घरों को चले गए, और जो जिस तरह बसों में गए हैं, जिस तरह रश गया, लाखों लोग गए, अब इसके भी असरात आएंगे देखेंगे, क्योंकि हजूम की सूरत में SOPs की खिलाफवर्जी की गई है। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।